हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो दर्शन आप तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज मैं आप लोगों को मई 25 अटेम्प्ट के लिए सीए फाइनल एफआर का मॉक टेस्ट पेपर 1 कवर कराऊंगा। हम लोग क्या कवर करेंगे सर? मॉक टेस्ट पेपर 1। सब्जेक्ट कौन सा है? सीए फाइनल एफआर। अटेम्प्ट कौन सा है? मई 25। सर आरटीपी का क्या रहेगा मैं आपको बता दूं। आरटीपी की वीडियो ना मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सर टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूं। मई 25 अटेम्प्ट के लिए जितने भी आपके टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसका पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने क्या करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना और जितने भी इंपोर्टेंट नोट्स में सारे सारे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूं। टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है उन सारी वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप क्या करेंगे, उन वीडियो को रेफर कर लेंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। मॉक टेस्ट पेपर 1 केस सिनेरियो 1। एग्जाम में हमें केस सिनेरियो कैसे हैंडल करने चाहिए, आइए मैं पहले उस बात को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए दोस्त, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो केस सिनेरियो के अंदर है ना एमसीक्यू, उनको पहले पढ़ना चाहिए। सर एक बात बताओ, अगर हम केस सिनेरियो नहीं पढ़ेंगे तो हम एमसीक्यू का आंसर कैसे दे देंगे? देखिए दोस्त, मैंने ये नहीं बोला कि आपने एमसीक्यू पढ़ के उसको आंसर देना है। मैंने सिंपली ये बोला कि आपने सबसे पहले क्या करना चाहिए, एमसीक्यू पढ़ना चाहिए। ठीक, मैं उसका आपको रीजन बताता हूं। दो रीजन है। एक, कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो केस सिनेरियो एग्जाम के अंदर आएगा उसमें ना कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जिसके ऊपर एमसीक्यू नहीं पूछा गया होगा, तो अपने लिए वो इरेलीवेंट हो जाएगी वो लाइन। ठीक है, वो पैराग्राफ इरेलीवेंट हो जाएगा। ठीक, और अगर हम पहले केस सिनेरियो पढ़ेंगे ना तो हमें तो पता नहीं कौन से एमसीक्यू पूछे, तो हम उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को पढ़ लेंगे जिसके ऊपर एमसीक्यू नहीं पूछा गया है। सेकंड रीजन क्या है कि अगर मैं एमसीक्यू के बगैर डायरेक्ट केस सिनेरियो पढ़ता हूं तो एक ट्रांजैक्शन का, एक एडजस्टमेंट का, आपका एक पैराग्राफ का मल्टीपल यूज हो सकते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने कौन सा सॉल्यूशन सोचना है? सर हमारे लिए तो रेलिवेंट वो सॉल्यूशन है जो एमसीक्यू में पूछा गया है, जो क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे गए। बिल्कुल ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एमसीक्यू पढ़ेंगे। जब हम पहले एमसीक्यू पढ़ेंगे उसके बाद केस सिनेरियो पढ़ेंगे तो अपना माइंड बिल्कुल क्लियर होगा कि हमें इन एमसीक्यू का आंसर देना है, और जैसे हमें आंसर मिल जाएगा हम लोग क्या करेंगे, टिक करते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम एमसीक्यू पढ़ेंगे डायरेक्ट। एज पर इंड AS 34, रीड विद इंड AS 2, what will be the amount of fixed production overhead allocated to actual production and the amount of expenses to be debited or credited to P&L account by end of the first quarter। देखिए इंड AS 2 के बारे में पहले डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपको इंड AS 34 के बारे में बताऊंगा। ठीक, इंड AS 2 ये कहता है कि आप क्या करेंगे, जो भी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है उसे आप एलोकेट करेंगे नॉर्मल प्रोडक्शन के हिसाब से। ठीक, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसे एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से चार्ज कर लेंगे इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर, और जो बैलेंस अमाउंट बच जाएगा उसे आप क्या करेंगे, P&L अकाउंट के अंदर आपका चार्ज हो जाएगा। ठीक, इंड AS 34 ये कहता है कि जब भी आप इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपने सारे इंडेस ऐसे फॉलो करने जैसे आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक, एक बात को ध्यान रखेंगे, जैसे मान लो हम लोग अगर कोई भी प्रोविजन वगैरह कैलकुलेट करते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट लगाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, फिर उसका कंपैरिजन ओपनिंग बैलेंस के साथ करते हैं, फिर जो डिफरेंस आता है आपका करंट ईयर का प्रोविजन आ जाता है। ऑन द सेम ट्यूनिंग अगर मैं इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूंगा तो हम पहले क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका कंपैरिजन ओपनिंग के साथ करेंगे। ठीक है, और अगर मान लो कोई अमाउंट आपका क्यूमुलेटिव, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक, चलिए तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि आपने क्या करना है, आपने बताना कि कितना फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हम एक्चुअल प्रोडक्शन में चार्ज करें, मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट माने, और कितना अमाउंट हम P&L अकाउंट में चार्ज करेंगे। ठीक, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ना, एज पर द इंड AS 34, रीड विथ इंड AS 2, what will be the amount of fixed production overhead allocated to actual production and the amount of expenses to be debited or credited to P&L account by the end of the second quarter। उसने end of the second quarter पूछा। ठीक है, चलिए what is the amount of revenue to be recognized per membership in the first year and the amount of contract liability per membership against the option given to customer for renewing the membership at discount। ये आपका क्वेश्चन 115 का है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना जो रिवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं वो रिकॉर्ड करते परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी होने के बाद। ठीक, लेकिन अगर कोई पैसा अपने पास एडवांस आ जाता तो हम लोग क्या करते हैं, उसे एज ए लायबिलिटी दिखाते। ठीक, और अगर मान लो मैं क्या करता हूं, मैं कोई सर्विस रेंडर करता हूं और वो सर्विस मान लो 3 साल चलेगी और मेरे को रिवेन्यू रिकॉर्ड करनी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड करनी, तो मैं क्या करूंगा, मैं एस्टिमेट के हिसाब से रिवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा और जो एक्स्ट्रा अमाउंट मेरे पास आएगा उसे मैं क्या करूंगा, एज ए लायबिलिटी दिखाऊंगा। ठीक, मैं इस बात को फिर से रिपीट कर देता हूं। जैसे मान लो मेरे को कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, ठीक है, और रिवेन्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैंने रिकॉर्ड करनी है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रिवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा, आपका क्यूमुलेटिव बैलेंस, फिर ओपनिंग उसमें से माइनस कर दूं, करंट की रिवेन्यू आ जाएगी, और अगर मेरे पास कोई एक्सेस अमाउंट आया तो उसमें क्या करूंगा, एज ए लायबिलिटी दिखा दूंगा। ठीक, चलिए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डेट ऑफ परचेज। देखिए परचेज डेट पे हम लोग क्या करते हैं, एज पर इंड AS 41 बायोलॉजिकल एसेट को दिखाते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। ठीक,
What is the amount of gain or loss recognized on fair valuation of biological asset as on financial year ended 31st March X2? तो हम लोग क्या करें, क्लोजिंग सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन कैसे करते हैं आपका बायोलॉजिकल एसेट का, फेयर लेस कॉस्ट टू सेल पे, और जो भी डिफरेंस आएगा कैरिंग अमाउंट के साथ वो हम कहाँ लेके जाएंगे आपका P&L अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे उसने पूछा कि गेन और लॉस आप कितना रिकॉग्नाइज करेंगे। आइए अब हम क्या करेंगे, अब हम केस सिनेरियो पढ़ेंगे। देखिए M Limited एक कंपनी है, इज एंगेज इन द प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, इट ऑल्सो रन ए चेन ऑफ जिम्स। M Limited prepare its financial statement following Ind AS and follow April March as its financial year, ठीक है। During the year X1 X2 the company has faced following issue and for their solution secure professional advice। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर कितने से आपका 10,000 से, नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर कितने से आपका आफ्टर कंसीडरिंग प्लान मेंटेनेंस नॉर्मल ब्रेकडाउन एंड ऑल्सो कंसीडरिंग द फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज 2000 मेट्रिक टन, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड दैट देयर आर नो क्वार्टरली ओब्लिक सीजनल वेरिएशन, देयरफॉर द नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ऑफ ईच क्वार्टर इज 500 मेट्रिक टन और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आपका फॉर ईच क्वार्टर कितने से 2500, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में प्रोडक्शन हुआ 400 यूनिट, सेकंड क्वार्टर में प्रोडक्शन हुआ आपका 600 यूनिट, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन कितना हो गया, 2 क्वार्टर का 1000, 3 क्वार्टर का आपका 1500 और 4 क्वार्टर का आपका सर आपका 1900, ठीक। पहले क्वार्टर का 400 है। देयर आर नो क्वार्टरली ओब्लिक सीजनल वेरिएशन। इसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने दे रखी है, ऑन 1 अप्रैल X1 M Limited सेल जिम मेंबरशिप, ये आपका इंडेक्स 115 का केस सिनेरियो है, मतलब केस सिनेरियो में 115 की इन्फॉर्मेशन है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इससे रिलेटेड आंसर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहले क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो पहले क्वार्टर में हमारा अमाउंट कितना आएगा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का, सर वो आएगा 2500, ठीक है। और आपका जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो 400 यूनिट है और नॉर्मल प्रोडक्शन कितना है 500 यूनिट, हायर ये है तो 5 रुपीज़ क्या आएगा रिकवरी रेट आ गई, ठीक। तो 400 इंटू 5 2000 हम लोग क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट मानेंगे और 500 का अमाउंट क्या करेंगे P&L अकाउंट के अंदर चार्ज कर देंगे, ठीक। आइए इसका सॉल्यूशन आंसर टिक कर देते हैं। 2000 कैपिटलाइज टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, 500 क्या करेंगे P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का वो पार्ट जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री नहीं बनता उसे हम क्या करते हैं P&L अकाउंट में चार्ज कर लेते, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मैं सेकंड क्वार्टर की बात करूं तो क्यूमुलेटिवली 2 क्वार्टर में जो आपका प्रोडक्शन ओवरहेड है वो 5000 हो जाएगा, ठीक है। और आपका नॉर्मल प्रोडक्शन कितने से 500 प्लस 500 से, बिल्कुल ठीक है। और एक्चुअल प्रोडक्शन कितने से 1000 से, ठीक। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे, ₹5 पर यूनिट आ गई। अब क्यूमुलेटिवली अपना 1000 एक्चुअल प्रोडक्शन हो गया तो हम क्या करेंगे 5000 क्यूमुलेटिवली एट द एंड ऑफ द क्वार्टर 2 तक क्यूमुलेटिवली कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगा, ठीक। और जो फर्स्ट क्वार्टर में हमने क्या किया था 500 का अमाउंट आपका P&L अकाउंट में चार्ज किया था, अब क्या करेंगे उसे P&L अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। 5000 कैपिटलाइज टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, नो अमाउंट बी आ गया। 5000 कैपिटलाइज टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, 500 क्रेडिट टू P&L अकाउंट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल X1 M Limited सेल जिम मेंबरशिप फॉर 7500 पर मेंबर फॉर ईयर 1, ठीक है, 200 कस्टमर। तो पहले साल हमने कितना कलेक्शन करना है, आपका 100 कस्टमर है और पर कस्टमर हम 7500 चार्ज कर रहे हैं, तो 750 का कलेक्शन आ गया। विद एन ऑप्शन टू रिन्यू एट ए डिस्काउंट इन सेकंड एंड थर्ड ईयर एट 6000 पर ईयर। हम क्या कर रहे हैं कस्टमर को ऑप्शन दे रहे हैं कि वो रिन्यूअल करा सकता है। और अगले साल एक्सपेक्टेड क्या है, M Limited एस्टिमेट एन एनुअल एट्रीशन रेट ऑफ 50% ईच ईयर। तो 50% अगले साल कस्टमर आएंगे और हम उससे अमाउंट चार्ज करेंगे 6000। तो ईयर 2 में जो कलेक्शन रहेगा वो रहेगा अपना 3 लाख। थर्ड ईयर में क्या होगा 50% मेंबर छोड़ के चले जाएंगे, तो 50% मेंबर आएंगे मतलब कस्टमर आएंगे और कलेक्शन 6000 के हिसाब से रहेगा, कितना रहेगा 150। तो टोटल जो मेंबर रहेंगे अपने पास 3 साल में वो कितने रहेंगे आपका 175। और हम कलेक्शन कितना करेंगे 750 प्लस आपका 3 लाख प्लस आपका 150, 12 लाख आ गया, डिवाइड बाई 175 पर मेंबर, ये इनकम आ जाएगी, ठीक है। और हमने जो कलेक्शन किया होगा कितना किया होगा 7500 के हिसाब से, तो जो डिफरेंस अपना लायबिलिटी रिकॉर्ड हो जाएगी 643 से। ये अपना इनकम आ गई और ये अपना लायबिलिटी आ गई। आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 नवंबर X1 M Limited परचेज 100 गोट्स ऑफ स्पेशल ब्रीड फ्रॉम ए मार्केट फॉर ₹10 लाख विद ए ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ 2%।
तो हमने जो अमाउंट पे किया होगा, कितना पे किया होगा, 10 लाख आपका 20,000। लेकिन हम लोग वैल्यू कैसे करेंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, दैट इज आपका 980। तो एक तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि आप परचेज के टाइम पे उसे कितनी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, 980 पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ये देखिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द बायोलॉजिकल एसेट रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डेट ऑफ परचेज, आपका 980 आ गया, ऑप्शन डी। ठीक, ईयर एंड पे फेयर वैल्यू कितनी है, गोड्स फेयर वैल्यू डिक्रीज फ्रॉम 10 लाख टू 9 लाख एज ऑन 31 मार्च X2। तो 9 लाख आपका फेयर वैल्यू है। हम वैल्यूशन कैसे करते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, दैट इज आपका 2% है। तो हम वैल्यू करेंगे 9 लाख माइनस 2%, 882 पे, और ऑलरेडी जो कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा वो आ रहा होगा 980। तो 98,000 का क्या आ गया अपना, लॉस आ गया। ठीक, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसने पूछा है कि गेन और लॉस कितना रिकॉर्ड करेंगे आप, 98,000 आ जाएगा, ऑप्शन डी आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं, केस सिनेरियो 2 पे चलते हैं। पहले हम क्या करें सर, हम पहले एमसीक्यू पढ़ेंगे। एनालाइज द ट्रांजैक्शन मेंशन्ड अबव एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द बिलो क्वेश्चन 6 to 10 इन लाइन विद द रेलेवेंट इंड एस। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। आपका इंड एस 2 का क्वेश्चन है, हमें क्या करना, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। ठीक है जी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, इट विल टोटली डिपेंड ऑन द आपका फिनिश गुड्स। अगर फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स की कॉस्ट प्राइस से बराबर है या उससे ज्यादा है, तो उस केस में रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, और अगर सेलिंग प्राइस क्या है, कम है कॉस्ट प्राइस है, तो हम रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, कॉस्ट प्राइस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट, अगर हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया किसी को और वो पैसा जब वापस आएगा और अगर हमने कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। आपका फाइनेंशियल एसेट डेट इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा एट एमोटाइज कॉस्ट। तो इनिशियली हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू पे। ठीक है, तो आपका इंड AS 109 का क्वेश्चन आ गया। प्रीपेड लीज पेमेंट, जो भी हम अमाउंट पे करेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में, और जो आपका फेयर वैल्यू का डिफरेंस अपना प्रीपेड लीज पेमेंट बन जाएगा। ठीक, इंड AS 109 का क्वेश्चन बन गया। हाँ, प्रीपेड लीज रेंट का आगे ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो आपका इंड AS 116 के अकॉर्डिंग होगा। आइए किस सिनेरियो पढ़ते हैं। P Limited is a multinational company and prepare and present its financial statement following Ind AS as its security are listed on National Stock Exchange. P Limited has a number of business segment and require guidance on the following matter. फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल है, आपका परचेजेज है, लेबर है, ओवरहेड है, सेल है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ठीक, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स है। द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर वाज 15,000 kg ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितना, 15,000। नॉर्मल प्रोडक्शन आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को इसके हिसाब से एलोकेट कर लेंगे। ठीक है, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन कम हुआ तो। ड्यू टू फॉल इन द मार्केट डिमांड, द सेल प्राइस फॉर द फिनिश गुड्स आपका 20 per kg है एंड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट फॉर द रॉ मटेरियल आपका 9.5 per kg ऑन क्लोजिंग डेट है। कैलकुलेट द क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन दैट डेट। ये आई थिंक प्रिंटिंग एरर है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे। ठीक, रॉ मटेरियल ओपनिंग है 1100 से। ठीक है, परचेज हमने किया 10,000। ठीक है, और आपका क्लोजिंग रॉ मटेरियल आपका 900। तो हमने यूनिट कितनी कंज्यूम की, आपका 10,200। ठीक, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग रॉ मटेरियल की कॉस्ट 10 पर यूनिट आ गई, पर केजी, और आपका परचेजेज 10 के हिसाब से आ गया, और आपका क्लोजिंग अगर हम फीफा मेथड लगाएंगे या आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड लगाएंगे तो दोनों में आपका 10 के हिसाब से आएगा। ठीक, तो 10,200 यूनिट हमने कंज्यूम की है, और आपका कॉस्ट पर यूनिट जो कंज्यूम हुई है वो 10 है, तो 1,02,000 का मेटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लेबर 76,500। ओवरहेड, ओवरहेड हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे फिक्स ओवरहेड को, सर हम लोग रिकवरी रेट के हिसाब से कंसीडर करेंगे। ठीक, अब रिकवरी रेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक बार नॉर्मल प्रोडक्शन चेक करना पड़ेगा। नॉर्मल प्रोडक्शन अपना 15,000 है, और फिर एक्चुअल प्रोडक्शन चेक करना पड़ेगा। एक्चुअल प्रोडक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ओपनिंग फिनिश गुड्स में अगर मैं प्रोडक्शन ऐड कर दूं तो इक्वल टू बनेगा आपका सेल यूनिट या केजी प्लस आपका क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। ठीक, ओपनिंग फिनिश गुड्स में यूनिट कितनी है, सर यूनिट है अपनी यहाँ पे 1000। स्टूडेंट के मन में यहाँ पे क्वेरी चल रही होगी, मैं उसका आंसर अभी दूंगा आपको। ठीक है, प्लस प्रोडक्शन इक्वल टू सेल यूनिट कितनी है, सर 10,000, और क्लोजिंग यूनिट कितनी है 1200। प्रोडक्शन यूनिट आ जाएंगे अपनी 10,000 प्लस
1200 माइनस 1000 आपका 10,200, ये एक्चुअल प्रोडक्शन आ गया। स्टूडेंट के मन में ये डाउट चल रहा है कि सर आप इसे वर्किंग क्यों कर रहे हो, साफ साफ तो दिख रहा है 10,200 यूनिट कंज्यूम है तो उतना प्रोडक्शन आएगा। दोस्त यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो 1:1 की रेशो है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमने इनपुट रखा जो आउटपुट आया उसमें रेशो अलग आ रही हो, तो उस केस में फिर ये तो फॉर्मूला पीटी है ना, तो आप क्या करेंगे, प्रॉपर ये फॉर्मूला लगा के प्रोडक्शन यूनिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है आपका कम है, तो हम लोग क्या करें, नॉर्मल प्रोडक्शन के हिसाब से फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ज कर लेंगे, आपका 5 रुपीज पर यूनिट आ गया, पर केजी आ गया। ठीक, अब फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट मान के चलेंगे वो आपका 10,200 इंटू 5, बाकी जो अमाउंट है वो आपका पीएनएल अकाउंट में चार्ज हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर कितना अमाउंट कंसिडर करेंगे, 51,000। ठीक, चलिए, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है 1,02,000 प्लस 76,500 प्लस आपका 51,000 229,500 से। ठीक, अगर मैं पर यूनिट कॉस्ट निकालूं या पर केजी कॉस्ट निकालूं तो फिक्स फिनिश गुड्स की जो कॉस्ट आएगी, फिनिश गुड्स की कॉस्ट आएगी 22.5 आ गई। ठीक, फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस कितने से था, एनआरवी है सर 20 के हिसाब से, तो वैल्यूएशन किस पे करेंगे हम लोग, 20 पे। ठीक, रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स के कॉस्ट प्राइस से कम है, तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होगा कॉस्ट दैट इज 10 और रिप्लेसमेंट कॉस्ट दैट इज 9.5, विच एवर इज लोअर, तो 9.5 के हिसाब से। आइए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कितने से है, 229,500 से। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स कितने से है, सर क्लोजिंग यूनिट अपने पास है 1200 इंटू 20, 24,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कितने से है, सर अपने पास है यूनिट है 900 और प्राइस जो रहेगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट लोअर है कॉस्ट के कंपैरिजन में 9.5 के हिसाब से, तो 9.5 इंटू आपका 900 8550। आगे बढ़ते हैं। PE Limited has made a security deposit whose details are described below. The market interest rate for deposit for similar period is 12% per annum। ठीक है, हमने डिपॉजिट का अमाउंट जो सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया 10 लाख दिया है और 5 साल के बाद ये पैसा अपने पास वापस आएगा, फिनिशिंग डेट आपकी 5 ईयर के बाद है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो 567 आपका 4 to 7 से अमाउंट आ जाएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट का, और डिफरेंस आपका प्रीपेड लीज रेंटल आ जाएगा 432 आपका 573 प्रीपेड लीज रेंटल या प्रीपेड लीज पेमेंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। केस सिनेरियो थर्ड में हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। एट व्हाट अमाउंट द कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इन रिलेशन टू कस्टमर क्लेम शुड बी इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च X1 ऑन अकाउंटिंग ऑफ एक्विजिशन ऑफ XYZ। देखिए, बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर हमसे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का अमाउंट पूछा है, ये आपका एक्सेप्शन के अंदर आता है। ठीक, at what amount the contingent liability be valued after making the adjustment for measurement period and in what account the adjustment is to be made within the difference in the value to the previous valuation। देखिए क्या होता है, जैसे मान लो ये अपना डेट ऑफ एक्विजिशन है तो मेजरमेंट पीरियड इससे 1 ईयर का आएगा। ठीक, अगर मान लो यहां पे कोई भी चेंज आता है तो उसका हम क्या इंपैक्ट लेंगे, बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। डेट ऑफ एक्विजिशन पे हमने एक असेट या लायबिलिटी की फेयर वैल्यू कंसीडर की होगी, असेट और लायबिलिटी फेयर वैल्यू कंसीडर की होगी। ठीक, अब मेजरमेंट पीरियड के दौरान अगर अपने पास इस फेयर वैल्यू में चेंज आता है तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कहता है जब आपने यहां पे वैल्यू रिकॉर्ड की थी तो क्या उसमें कोई एरर या ओमिशन थी, हमने कहा हाँ जी एरर या ओमिशन थी, तो उसके इसमें आप क्या करेंगे, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेंगे, मतलब यहां पे आप क्या करेंगे, जो लेटेस्ट फेयर वैल्यू है उसे कंसीडर करेंगे और उसका इंपैक्ट आपका गुडविल के अंदर आ जाएगा। ठीक, यहां पे हमने क्या किया, असेट और लायबिलिटी की फेयर वैल्यू कंसीडर की थी प्रोविजनल बेस पे। ठीक है, अब यहां पे उसमें चेंज आ गया, अब जो यहां पे चेंज आया मेजरमेंट पीरियड के दौरान क्या न्यू इन्फॉर्मेशन की वजह से आया है या यहां पे जो इन्फॉर्मेशन थी उसकी वजह से फेयर वैल्यू में चेंज आया है, मतलब आपने उस फेयर वैल्यू को जब यहां पे कैलकुलेट किया था तो प्रॉपर कैलकुलेट नहीं कर पाए थे क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन थी। यहां पे जब आपके पास नई वैल्यू आई तो वो आई है यहां की इन्फॉर्मेशन के बेस पे, तो फिर आप क्या करें, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेंगे। लेकिन मान लो यहां पे हमने ठीक वैल्यू कैलकुलेट कर रखी थी, बाद में फैक्ट चेंज होने की वजह से वैल्यू चेंज हुई है और कोई एरर या ओमिशन नहीं था, तो उसके हम क्या करें, उसका इंपैक्ट प्रोस्पेक्टिव बेस पर लेंगे, फिर उसका इंपैक्ट गुडविल में नहीं आएगा। ठीक, रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट का मतलब क्या है कि हम रिस्पेक्टिव आइटम में उसे एडजस्ट कर देंगे डेट ऑफ एक्विजिशन पे और उसका इंपैक्ट गुडविल के अंदर आ जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा केस सिनेरियो में कि इंपैक्ट हमें कहां पे लेना है।
At what amount the contingent liability be valued in the consolidated balance sheet as at on 31st March X2 and in what amount adjustment is to be made within the difference in the previous valuation. ठीक, अगर मान लो प्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट आता है हम लोग इंपैक्ट कहां पे लेंगे, आपका पीएनएल के अंदर. ठीक, मतलब एक इंपैक्ट तो रिस्पेक्टिव आइटम में आ जाएगा, एक इंपैक्ट आपका पीएनएल में आ जाएगा. आइए किस सिनेरियो पढ़ते हैं. एबीसी लिमिटेड एक्वायर XYZ लिमिटेड इन ए बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑन 15 जनवरी X1. ठीक है जी, 15 जनवरी X1 को बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ तो 1 ईयर क्या बन जाएगा आपका मेजरमेंट पीरियड. ठीक, few days before the date of acquisition, one of XYZ customer had claimed that certain amount were due by XYZ under penalty clause for completion delay included in the contract. हमने बिजनेस एक्वायर किया XYZ का. अब XYZ के कस्टमर थे, उन्होंने क्या किया, डेट ऑफ एक्विजिशन से कुछ दिन पहले ना केस कर रखा था. ठीक है, कि कोई कॉन्ट्रैक्ट था और उसमें डिले हो गया है कंप्लीट करने में आपका XYZ की साइड से, और इसकी वजह से पेनल्टी का अमाउंट पे करना पड़ेगा. ABC Limited evaluate the dispute based on the information available at the date of acquisition and conclude that XYZ was responsible for at least some of the delay in the completing the contract. Based on the evaluation, ABC Limited recognize 1 crore toward this liability, which is the best estimate of the आपका fair value of the liability to the customer based on the information available at the date of acquisition. यहाँ की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमने क्या किया, फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली. तो एक तरीके से प्रोविजनल वैल्यू है 1 करोड़. इन अक्टूबर X1, अक्टूबर X1 आपका मेजरमेंट पीरियड के अंदर ही है. ठीक, विद इन द मेजरमेंट पीरियड, आगे क्वेश्चन ने लिख भी दिया, द कस्टमर प्रेजेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज पर विच एबीसी लिमिटेड कंक्लूड दैट द फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन टू बी 2 करोड़. अब बात सुनिए ध्यान से ना, कस्टमर ने क्या किया, अक्टूबर के अंदर ना हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, और ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की वो यहीं की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि केस तो यहां पे चल रहा है. तो अब जो वैल्यू में चेंज आएगा हम क्या करेंगे, उसका इंपैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव लेंगे. ठीक है, तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी यहां पे कितनी होगी, 2 करोड़ होगी. तो हम क्या करेंगे, 2 करोड़ के हिसाब से कॉन्टिजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे. ठीक, और 1 करोड़ का इंपैक्ट किसमें आएगा, गुडविल में आएगा. अब गुडविल कम हो गया ज्यादा होगी, देखिए नेट असेट कम हो जाएगी क्योंकि लायबिलिटी बढ़ेगी. अच्छा, लायबिलिटी बढ़ेगी, नेट असेट कम हो जाएगी, तो सर यहाँ पे आपका गुडविल इंक्रीज हो जाएगी. मैं आपको एक एग्जाम्पल थ्रू इसको और एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे मान लो हमने जो पीसी पे की थी, 100 की पीसी पे की थी. ठीक है सर, असेट अपने पास मान लो 70 की थी और लायबिलिटी अपने पास 65, आपका एक सेकेंड, 170 की मान लो अपने पास असेट थी और 95 की अपने पास लायबिलिटी थी. तो नेट असेट कितने से आ गई सर, 75 से. गुडविल कितने से आ गई सर, 25 से. अब हुआ क्या, लायबिलिटी का अमाउंट बढ़ के 96 हो गया है, तो ये अमाउंट कितने से होगा, 74 से. तो गुडविल का अमाउंट आपका बढ़ जाएगा. ठीक, चलिए जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं. ABC Limited continue to receive and evaluate information related to the claim after October X1. Its evaluation does not change till February X2. मेजरमेंट पीरियड तक आपका इसमें कोई भी चेंज नहीं आया आगे. ठीक है, when it concluded that the fair value of the liability for the claim at the end of the acquisition is 1.9 करोड़. अच्छा, आफ्टर द मेजरमेंट पीरियड आपका फेयर वैल्यू में जो चेंज आया 1.9 फेयर वैल्यू होगी. ठीक, ABC Limited determined that the amount that would be recognized with respect to the claim under Ind AS 37 provision contingent liability and contingent asset at February X2 is आपका 2.2 करोड़. तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सर ये वैल्यू फिर हम कंसिडर कर लेंगे. ठीक, अब देखिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या क्या है. एट व्हाट अमाउंट द कंटीजेंट लायबिलिटी इन रिलेशन टू द कस्टमर क्लेम शुड बी इंक्लूडेड इन द CBS मतलब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च X1 ऑन अकाउंटिंग ऑफ एक्विजिशन ऑफ XYZ. देखिए 31 मार्च को जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई होगी तो उस टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई होगी अपने पास ना. ठीक है, 2 करोड़ वाली इन्फॉर्मेशन. तो हम लोग क्या करेंगे, 1 करोड़ के हिसाब से ही अमाउंट को कंसिडर कर लेंगे. तो आंसर आपका ए आ गया. आगे बढ़ते हैं. एट व्हाट अमाउंट ऑफ द कंटीजेंट लायबिलिटी बी वैल्यूड आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट फॉर मेजरमेंट पीरियड. आपका अब ये लायबिलिटी 2 करोड़ से आ जाएगी. ठीक, एंड इन व्हाट अकाउंट द एडजस्टमेंट इज टू बी मेड विद इन द डिफरेंस द वैल्यू ऑफ द प्रीवियस वैल्यूएशन. तो यहाँ पे आपका लायबिलिटी बढ़ेगी तो गुडविल बढ़ जाएगी. ठीक, 2 करोड़ की लायबिलिटी होगी, 2 करोड़ कहीं और देन रखा, एडजस्टमेंट टू गुडविल अकाउंट बाई 1 करोड़. ठीक, चलिए जी सर, ऑप्शन बी आ गया. At what amount the contingent liability be valued in the consolidated balance sheet as on 31st March X2. तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अपने पास 2.2 करोड़ की लायबिलिटी आ गई थी. ठीक है, 2 करोड़ का अमाउंट हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा था, तो 0.2 करोड़ आपका P&L में चला जाएगा. ठीक, in what amount account the adjustment to be made within the difference in the value of the previous valuation. अब वैल्यूएशन 2.2 करोड़ हो गया, ये ऑप्शन दे रखा है. डेब्टिंग रिटेन अर्निंग, हालांकि यहाँ पे रिटेन अर्निंग का ऑप्शन दे रखा है तो हम इस पर टिक कर देंगे, बट ये P&L में जाएगा. ठीक, रिटेन अर्निंग आपका क्यूमुलेटिव बैलेंस होता है. अब P&L का यहाँ पे ऑप्शन दे नहीं रखा तो ये अपना आंसर हो जाएगा.
आइए, अगर सर हमें सिर्फ एमसीक्यू करने हैं तो उस केस में हम फिर पहले रिक्वायरमेंट पढ़ें या डायरेक्ट एमसीक्यू पढ़ लें? दोस्तों उस केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अपना क्वेश्चन ही पढ़ लेंगे, क्योंकि जो एमसीक्यू का क्वेश्चन होगा ना वो बड़ा छोटा क्वेश्चन होता है, ठीक? तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ लेंगे। एम लिमिटेड हैज सोल्ड गुड्स टू मार्स लिमिटेड, मर्करी लिमिटेड हैज सोल्ड गुड्स टू मार्स लिमिटेड एट ए कंसिडरेशन ऑफ 10 लाख, ठीक है? द रिसिप्ट ऑफ विच रिसीवेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 3,33,333 ओवर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर, ठीक? रिसिप्ट ऑन 1 अप्रैल X1, 31 मार्च X2 एंड 31 मार्च X3। देखिए, इंड AS 115 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग क्या करते हैं, जब कंट्रोल ट्रांसफर करते हैं, मींस आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी करते हैं, मींस आपका इंड AS 115 के 5 स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं उस टाइम में, और जब पेमेंट होती है उस टाइम में एक टाइम गैप आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, अलग से फाइनेंस कंपोनेंट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक? द कंपनी इज ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ 5%, 50,000 इफ द पेमेंट इज मेड इन फुल एट द टाइम ऑफ सेल। अगर आज ही पेमेंट कर दी जाएगी तो 950 की पेमेंट होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 950 जो है आपका सेल ऑफ गुड्स के अगेंस्ट रेवेन्यू आएगी, और बाकी जो डिफरेंस आएगा आपका 50,000 का, ये ओवर ए पीरियड आपका एज ए फाइनेंस इनकम आ जाएगी, ठीक? द सेल एग्रीमेंट रिफ्लेक्ट एन इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट ऑफ 5.36% पर एनम, ठीक है? The total consideration to be received from such sale is 10 lakh and hence the management has recognized the revenue from sale of goods 10 lakh। नहीं, हम क्या करेंगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे 950 से। द रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स ऑन 1 अप्रैल X1 आपका 950 आ गया। अंडरलाइन आर टेक्नोलॉजी दैट अनेबल कंप्यूटर टू लर्न एंड परफॉर्म टास्क विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम टू डू सो। आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग आ गई। ऑप्शन ए, they are having a significant impact on the accounting profession, enabling accounting professional to automate routine tasks, improve decision making process and आपका reduce error। ऑप्शन ए आ गया। चले जी सर, आइए डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंपलसरी क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए मैं इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट सोल्व कराऊंगा। पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, देखिए जब हम लोग ना क्लास के अंदर क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जब मैं स्टूडेंट को क्लास में क्वेश्चन करा रहा होता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा ना पहले फोकस करता हूँ क्वेश्चन पढ़ने पे ना, रिक्वायरमेंट पे नहीं। क्योंकि क्या होता है, एक ही पॉइंट के ना मल्टीपल ट्रीटमेंट हो सकते हैं, तो मैं हर पॉइंट के ना फिर मल्टीपल ट्रीटमेंट स्टूडेंट को बताता चलता हूँ कि अगर ऐसा है, इस एंगल से पूछा गया तो आपने ये आंसर देना है, इस एंगल से पूछा गया तो ये आंसर देना है, क्योंकि वहां पे लर्निंग होती है। लेकिन एग्जाम के अंदर तो हमें क्या करना, जो पूछा गया सिर्फ उतना लिखना है। इसलिए हम क्या करेंगे, एग्जाम के अंदर ना हमेशा पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ा करेंगे, ठीक? रिक्वायर्ड, how should the arrangement with B Limited be classified and recognized in the financial statement of A Limited for the year ended 31st March X2? Explain the basis of your conclusion। देखिए यहां पे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक अरेंजमेंट हुआ है बी के साथ, उसे कैसे क्लासिफाई किया जाएगा और रिकॉग्नाइज किया जाएगा ए की बुक्स में। तो कहीं ना कहीं अरेंजमेंट की बात, तो अगर दो एंटिटी है तो अरेंजमेंट की बात तो आपका ज्वाइंट अरेंजमेंट की बात होती है। प्राइमा फेसी हमें ऐसा लग रहा है, बाकी हम क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक? एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ योर कंक्लूजन। Additionally, describe the changes, if any, to be classification and recognition in the consolidated financial statement of A Limited for the year ended 31st March X3। इसका मतलब क्या है कि अगले साल क्लासिफिकेशन में कुछ चेंज आया तो उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक? कैसे क्लासिफाई करेंगे और कैसे उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। आइए अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। पढ़ेगा क्वेश्चन तभी बढ़ेगा क्वेश्चन। आपने बिल्कुल आराम से तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि जितना आप तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, उतना ही आंसर आप क्लियर लिखेंगे, उतना ही आंसर आप सही लिखेंगे। आपने कई बार नोटिस किया होगा, जैसे आपने इंटरमीडिएट के एग्जाम दिए होंगे, अगर आपसे कहीं पे गलती होगी ना सॉल्यूशन में, तो आपने जब डीपली चेक किया तो पता लगा कि क्वेश्चन आपने सही से नहीं पढ़ा था। तो मेक इट हैबिट कि आप हमेशा क्वेश्चन को आराम से तसल्ली से पढ़ें। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 13, ठीक है? ए लिमिटेड इज एन इंड AS कंप्लाइंट एंटिटी एंड फॉलो ईयर एंडेड मार्च एज इट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड। और क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है एक रिगार्ड में ही है। On 1st April X1, they entered into an agreement to jointly engage in the hospitality business। 1st April X1 को क्या होता है, दोनों पार्टियों ने, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट किया टू ज्वाइंटली एंगेज इन द हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। ज्वाइंटली एंगेज, ठीक है? देखिए ज्वाइंट अरेंजमेंट क्या होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसे 2 और मोर पार्टी क्या करते हैं, ज्वाइंटली कंट्रोल करते हैं, ठीक? ज्वाइंट अरेंजमेंट बेसिकली आपका इंड AS 111 में कवर है। अब ज्वाइंट अरेंजमेंट जो है
फर्दर हम लोग क्या करते हैं, उसे क्लासीफाई करते हैं, आइदर इट बिकम ज्वाइंट ऑपरेशन और इट बिकम ज्वाइंट वेंचर। ठीक, हम क्या करेंगे, कुछ कंडीशन वगैरह चेक करेंगे और उसके बेस पे फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि ज्वाइंट ऑपरेशन है या आपका ज्वाइंट वेंचर। ठीक, अगर ज्वाइंट ऑपरेशन आइडेंटिफाई हो जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट बेस पे असेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट बेस पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, और ये आपका इंड AS 111 के अंदर ही आएगा, SFS और CFS दोनों के अंदर। ठीक, ज्वाइंट वेंचर अगर है तो उस केस में क्या होगा, अगर एंटिटी SFS बनाती है तो इंड AS 27 लग जाएगा, और CFS बनाती है तो उस केस में क्या होगा, आपका इंड AS 28 लग जाएगा, और इंड AS 28 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी मेथड लगाएंगे। ठीक, फॉर दिस पर्पज दे फॉर्म्ड ए पार्टनरशिप फर्म विद द नेम ऑफ मैसर स्टार होटल। उन्होंने इस पर्पज के लिए क्या किया, अलग से पार्टनरशिप फर्म बनाई। ठीक, अंडर द रेलिवेंट लॉ द पार्टनर एंड द फर्म आर नॉट कंसिडर्ड एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। साफ साफ लिख दिया उसने कि रेलिवेंट लॉ के अकॉर्डिंग पार्टनर और फर्म जो है वो आपका सेपरेट लीगल एंटिटी कंसिडर आपने नहीं करनी। ज्वाइंट अरेंजमेंट में ज्वाइंट वेंचर के लिए एक कंडीशन ये होती है कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए। ठीक, क्या होनी चाहिए, सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए। अगर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है तो ज्वाइंट ऑपरेशन बन जाता। ठीक, अगर सेपरेट लीगल एंटिटी है तो क्या ज्वाइंट वेंचर बन जाएगा, नहीं। हम लोग क्या करेंगे, और भी फिर कंडीशन चेक करेंगे। हम जो आपका सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट व्हीकल है, उसकी लीगल फॉर्म चेक करेंगे। लीगल फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर मान लो जो वेंचरर है, जिन्होंने पैसा लगा रखा है, जिन्होंने ज्वाइंट अरेंजमेंट कर रखा है, जो वेंचरर है, अगर उनके पास नेट असेट का राइट है तो हम लोग ज्वाइंट वेंचर की तरफ बढ़ेंगे, मतलब और आगे कंडीशन चेक करेंगे। अगर मान लो लीगल फॉर्म के अकॉर्डिंग जो वेंचरर है उनका ज्वाइंट अरेंजमेंट की असेट और लायबिलिटी में डायरेक्ट एक्सेस है तो उस केस में फिर ये ज्वाइंट ऑपरेशन बन जाएगा। ठीक, अगर मान लो लीगल फॉर्म से क्लैरिटी नहीं आ पाती उस केस में हम लोग क्या करेंगे, टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट देखेंगे। अगर टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट ऐसे आए कि नेट असेट पे आपका राइट है किसका, वेंचरर का, तो उस केस में इट में ज्वाइंट वेंचर, फिर हमें फर्दर कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर मान लो डायरेक्ट असेट और लायबिलिटी में एक्सेस है तो ये ज्वाइंट ऑपरेशन बन जाएगा एज पर द आपका कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स। अगर मान लो असेट और लायबिलिटी में डायरेक्ट एक्सेस। ठीक, सेपरेट लीगल एंटिटी है एज पर द लीगल फॉर्म ऑफ द आपका अरेंजमेंट एंड एज वेल एज कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट। जो वेंचरर है उनका असेट और लायबिलिटी में डायरेक्ट एक्सेस नहीं है बल्कि नेट असेट में उनका हिस्सा है। तो फिर हम फर्दर फैक्ट चेक करते हैं। जैसे मान लो अरेंजमेंट को कई बार ऐसे किया जाता है कि अरेंजमेंट का जो आउटपुट आएगा ना, वो ये क्या करेंगे, अपनी अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से एलोकेट कर लेंगे जो वेंचरर है, तो उस केस में फिर ये आपका ज्वाइंट ऑपरेशन बन जाएगा। अदर फैक्टर में मान लो हमने ये चेक किया कि क्या परफॉर्मेंस के बेस पे हम आउटपुट को कंसिडर कर रहे हैं, नहीं, लेकिन फिर हम फर्दर ये चेक करेंगे कि जो आपका ज्वाइंट अरेंजमेंट है उसका आउटपुट केवल और केवल ये ज्वाइंट जो आपका अरेंजमेंट के अंदर वेंचरर है वही एक्वायर करेंगे। ठीक है, और ज्वाइंट अरेंजमेंट अपनी लायबिलिटी वगैरह सेटल करने के लिए इनके ऊपर डिपेंडेंट होगा, तो फिर ये तब भी आपका ज्वाइंट ऑपरेशन है। ठीक है, तो हमें सारे फैक्टर चेक करने होते हैं टू रेगुलेट द ऑपरेशन ऑफ द फर्म ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। अब यहां पे देखिए, मैं इस लाइन को फिर से रीड कर देता हूं। अंडर द रेलिवेंट लॉ द पार्टनर एंड द फर्म आर नॉट कंसिडर्ड एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ये तो अपना ज्वाइंट ऑपरेशन हो गया पहले पॉइंट से ही। ठीक, अगर ज्वाइंट ऑपरेशन हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, अपने हिस्से के सेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो ज्वाइंट अरेंजमेंट के पास कोई असेट है और उस असेट पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक वेंचरर का एक्सेस है। मान लो आपका ए लिमिटेड का एक्सेस है, उससे बेनिफिट ए लिमिटेड ड्राइव करेगा, तो फिर ए लिमिटेड क्या करेगा, उस असेट को अपनी बुक्स में कंप्लीटली रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, अगर मान लो कोई ऑब्लिगेशन है जो सिर्फ ए को ही सेटल करनी, तो ए लिमिटेड क्या करेगा, अपनी बुक्स में फिर उस लायबिलिटी को कंप्लीटली रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक, टू रेगुलेट द ऑपरेशन ऑफ द फर्म ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप डीड whose relevant terms and condition are as follows. A limited and B limited shall be the partner of the firm. ठीक है, consent of both partners shall be required for taking decision on any matter which may affect the return of the business. आपका म्यूचुअल कंसेंट से डिसीजन लिया जाएगा तो आपका ज्वाइंट अरेंजमेंट हो गया। ठीक, द फर्म शैल ऑपरेट ए 3-storied होटल एज फॉलोज। जो पार्टनरशिप फर्म है ना वो 3 स्टोरी होटल को चलाएगी। ठीक, फ्लोर दे दिए आपको और राइट एंड ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू द फ्लोर दे दिए। ग्राउंड फ्लोर विल comprise of reception, lobby, restaurant, laundry division and general administrative office. Right and obligation, both partners shall jointly and equally own the legal and beneficial ownership of the ground floor including all its asset and related liability. All the costs relating to the operation of the ground floor shall be jointly and equally shared by both the partners. तो इस केस में क्या होगा, जो ग्राउंड फ्लोर है
इसके रिगार्ड में जो भी प्रोपोर्शनेट अपना हम क्या करेंगे, असेट रिकॉर्ड करेंगे, लाइबिलिटी को प्रोपोर्शनेटली रिकॉर्ड कर लेंगे और इनकम एक्सपेंडिचर को प्रोपोर्शनेटली रिकॉर्ड कर लेंगे। ए लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है। देखिए एक बार अब रिक्वायरमेंट फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन की। हाउ शुड द अरेंजमेंट विद बी लिमिटेड बी क्लासिफाइड एंड रिकॉग्नाइज इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए लिमिटेड फॉर द ईयर एंडर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ योर कंक्लूजन। सबसे पहले हम बताएंगे ज्वाइंट अरेंजमेंट की डेफिनेशन। ठीक, मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे ना लिख देता हूं कुछ बातें ना। 31 मार्च X2 के लिए हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले पॉइंट में हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन ज्वाइंट अरेंजमेंट। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, आपका आइडेंटिफाई ज्वाइंट ऑपरेशन है, ज्वाइंट वेंचर। ठीक, फिर लिखेंगे इट बिकम ज्वाइंट ऑपरेशन। फिर हम लिखेंगे कि ज्वाइंट ऑपरेशन के केस में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं। ठीक, हम प्रोपोर्शनल बेस पे असेट लायबिलिटी आपका इनकम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर लेते हैं। और फिर हम ये भी लिखेंगे कि अगर मान लो ज्वाइंट ऑपरेशन के केस में जो वेंचरर है, अगर किसी असेट पे सिर्फ उसका राइट है, ऑब्लिगेशन उसी को सेटल करनी, तो उसके वो क्या करेगा, फुल अमाउंट से एसेट और लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेगा। उसके रिगार्ड में जो इनकम आएगी, एक्सपेंडिचर आएगा, रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक, फिर हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि जो आपका ग्राउंड फ्लोर है उसे हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल बेस पे आपका रिकॉर्ड कर लेंगे एज एसेट। उसके की वजह से जो लायबिलिटी है, प्रोपोर्शनल लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर प्रोपोर्शनली रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, फर्स्ट फ्लोर विल कंप्राइज ऑफ इंडियन थीम्ड रूम्स फॉर कस्टमर। ठीक है, A Limited shall have legal and beneficiary ownership of the first floor, including all of its asset and related liability. The net profit for the period attributable to the renting of room of first floor shall accrue solely to the account of A Limited. तो हम लोग क्या आगे लिखेंगे, फर्स्ट फ्लोर के रिगार्ड में हम कंप्लीटली असेट लायबिलिटी इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कंप्लीटली बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे अपनी। ठीक है, चले, हाँ जी, ए लिमिटेड की बुक्स में। सेकंड फ्लोर विल कंप्राइज ऑफ इटालियन थीम्ड रूम्स फॉर कस्टमर। B Limited shall have legal and beneficiary ownership of the second floor, including all assets and liability. The net profit for the period attributable to the renting of the room of the second floor shall accrue solely to the account of B Limited. तो यहाँ पे आपका B Limited अपनी बुक्स में इनको रिकॉर्ड कर लेगा, A Limited कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। हमसे जो क्वेश्चन रिक्वायरमेंट मांग रखे वो एक रिकॉर्ड में मांग रखे, तो एक कुछ भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक, थर्ड फ्लोर विल कंप्राइज ऑफ ए बैंकेट हॉल। Both the parties shall jointly and equally own legal and beneficiary ownership of the third floor, including all of its asset and related liability. Net profit for the period attributable to the renting of the banquet hall shall be accrue equally. तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वली असेट और लायबिलिटी को प्रोपोर्शनेट बेस पे और आपका इनकम और एक्सपेंडिचर को प्रोपोर्शनेट बेस पे यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट बेस आ गया, यहाँ पे प्रोपोर्शनेट बेस आ गया, यहाँ पे फुल रिकॉग्निशन हो जाएगा और यहाँ पे रिकॉग्निशन नहीं होगा। ठीक, तो हमने फर्स्ट रिक्वायरमेंट का यहाँ पे आंसर लिख दिया। ठीक, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द होटल, A Limited many times doubted and objected to the manner in which the guests were preferentially convenienced by the reception desk to occupy the Italian themed rooms of the second floor. अच्छा, तो A Limited ने कई बार डाउट किया है कि बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि सारा बिजनेस एक तरीके से आपका सेकंड फ्लोर पे जा रहा है। टू अवॉइड द रिपीटेटिव डिस्प्यूट ऑन 1 अप्रैल X2। अच्छा, अगले साल के फर्स्ट डे पे 31 मार्च X2 तक का अपना आंसर कंप्लीट हो गया। A Limited and B Limited converted the partnership firm into a company named Star Hotel Private Limited. Under the relevant law, the shareholder and the company are considered as a separate legal entity. तो ज्वाइंट वेंचर होने के लिए कुछ कंडीशन क्वालिफाई होनी होती है, जिसमें पहली कंडीशन क्या आपका सेपरेट लीगल एंटिटी हो। ठीक, तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। टू रेगुलेट द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, A Limited and B Limited entered into a shareholder agreement with the following relevant terms and conditions. A Limited and B Limited shall transfer their individual right regarding the respective floor of the hotel in the favor of the company, such that the company become the legal and beneficiary owner thereof. ठीक है, तो पूरा होटल एक तरीके से उन्होंने क्या किया, आपका कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। The company shall assume all the liability of A Limited and B Limited in relation to the hotel business. ठीक है, लाइबिलिटी भी assume कर ली है कंपनी ने। In consideration of transfer of the right and obligation by A Limited and B Limited in the favor of the company, A Limited and B Limited shall receive equity share of the company in equal proportion. ठीक, 50-50% इनके पास शेयर आ गए हैं। Each equity share shall entitle the holder thereof one vote in the general meeting of the company. तो इनके पास 50-50% वोटिंग के होल्डर हो गए। ठीक, तो यहाँ पे आपका ज्वाइंट अरेंजमेंट है, और अभी तक हमें जो लग रहा है सेपरेट लीगल एंटिटी, तो ज्वाइंट वेंचर लग रहा है अभी तक। बाकी आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। द कंपनी बोर्ड
अच्छा सर, मान लो किसी एक शेयर होल्डर के पास 60% होल्डिंग चली जाती है, तो सब्सटेंस और फॉर्म के हिसाब से अगर मान लो कंट्रोल उसके पास चला जाए, तो फिर उसके उसमें ज्वाइंट अरेंजमेंट ही नहीं रहेगा, ठीक। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं सब्सिडरी तो नहीं बन गई, या सामने वाली पार्टी के पास आपका कंट्रोल चला गया, तो हमारे पास तो फिर कंट्रोल है ही नहीं, तो फिर वो ज्वाइंट अरेंजमेंट अपने लिए नहीं रहेगा। तो उसके उसमें हमें फिर ये देखना पड़ेगा कि आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है। द कंपनी बोर्ड सेल कंसिस्ट ऑफ 6 डायरेक्टर, अभी तक ज्वाइंट अरेंजमेंट ही चल रहा है, ठीक। All the matter in relation to the operation of the company except certain reserved matter shall be decided by the board by a vote of simple majority, ठीक है। In case equality of vote in respect of any matter other than the reserved matter, the chairman shall have a casting vote, ठीक है। Following are the reserved matter in respect of the decision shall be taken only by the unanimous consent of all the director। ये कुछ रिजर्व उन्होंने राइट रख रखे। अप्रूवल ऑफ द ऑपरेटिंग प्लान फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग 20 crore in a year, entering into the borrowing arrangement for an amount which is equal to or more than 30% of the company net worth, and any matter which may affect the return of the business. A Limited and B Limited shall have the right to nominate 3 director each in the board. A Limited and B Limited, अच्छा टोटल 6 डायरेक्टर हैं, तो 3 डायरेक्टर नॉमिनेट करने के उनके पास पावर है। A Limited and B Limited shall have the right to replace the director being nominated by them respectively with any other director of their choice, ठीक है। द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड शैल बी नॉमिनेटेड बाई ए लिमिटेड, चेयरमैन जो रहेगा वो आपका ए लिमिटेड का रहेगा। इंस्टीट्यूट ने ना अपने सोल्यूशन में इसको कंसीडर नहीं कर रखा ज्यादा, क्योंकि हमें सब्सटेंस और फॉर्म के हिसाब से देखना होता है, ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस में बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड विच शैल बी अप्रूव्ड बाय ए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द वोट इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है। शेयर होल्डर शैल बी एंटाइटल्ड टू डिविडेंड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर कैपिटल हेल्ड बाय देम। देखिए, जितना हमने अभी तक क्वेश्चन पढ़ा है, असेट के ऊपर आपका डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, लाइबिलिटी के ऊपर डायरेक्ट ऑब्लिगेशन नहीं है, बल्कि नेट एसेट में हिस्सा है, लीगल फॉर्म में भी कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म में भी, ठीक है। और ज्वाइंटली अरेंजमेंट है क्योंकि ज्वाइंटली डिसीजन लिया जाएगा। अपॉन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इट्स नेट एसेट आफ्टर रीपेमेंट ऑफ ऑल ऑफ इट्स लाइबिलिटी शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर इन द प्रोपोर्शन टू द शेयर कैपिटल हेल्ड बाय देम। लिक्विडेशन के टाइम पे क्या होगा, जो नेट एसेट है सबसे पहले लाइबिलिटी सेटल की जाएगी उनके बेस पे, मतलब जो लाइबिलिटी सेटल करने के बाद नेट एसेट बचेगी, मींस असेट को बेच के पहले लाइबिलिटी पेमेंट की जाएगी, जो नेट एसेट बचेगी उसे हम क्या करेंगे, शेयर होल्डर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, शेयर कैपिटल हेल्ड बाय देम 50% को उसे एलोकेट कर लेंगे। ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल X2 to 31 March X7, A Limited shall have the right to sell all the equity share held in the company। ए के पास एक राइट है कि जो उसके पास कंपनी में शेयर है वो उन्हें क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, किसको, बी लिमिटेड को, एट ए प्राइस विच इज 10% मोर देन द फेयर वैल्यू डिटरमाइंड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से वैल्यूएशन कराया जाएगा शेयर की वैल्यू का, ठीक है, शेयर की फेयर वैल्यू, और अगले 5 साल तक ना ए के पास राइट है कि वो उसे क्या कर सकता है, बी को बेच सकता है 10% मोर देन फेयर वैल्यू, ठीक। इफ सच राइट इज एक्सरसाइज बाय ए लिमिटेड, बी लिमिटेड सेल बी अंडर ऑब्लिगेशन टू परचेज द शेयर इन अकॉर्डेंस विद दिस क्लोज। देखिए, जो बी लिमिटेड है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, अगर ए शेयर बेचेगा तो बी को शेयर परचेज करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बी के लिए पोटेंशियल वोटिंग राइट नहीं, क्योंकि उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, ठीक। कंट्रोल या ज्वाइंट कंट्रोल के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो राइट है वो आपके सब्सटेंटिव होने चाहिए रेलिवेंट एक्टिविटी के ऊपर, ठीक। तो हम यहाँ पे एक एजम्पशन लिख देंगे कि जो शेयर बेचने का राइट है ए लिमिटेड के पास वो सब्सटेंटिव नहीं है, हम ऐसे एक एजम्पशन लिख देंगे, ठीक। अब 31 मार्च X3 के लिए हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम ये आंसर लिखेंगे कि 31 मार्च X3 में भी ये ज्वाइंट अरेंजमेंट है, क्योंकि ज्वाइंट कंट्रोल आपका कंटिन्यू है, ठीक। फिर हम ये आंसर लिखेंगे, एक बार मैं ये बात आपको लिखवा देता हूँ, फॉर 31 मार्च X3 में सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि ये कंटिन्यू के है आपका ज्वाइंट अरेंजमेंट है। फिर हम ये लिखेंगे कि अब ये क्लासीफाई हो जाएगा एज ए ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, और ज्वाइंट अरेंजमेंट की नेट एसेट में उनका राइट है, ना कि उनके पास कोई भी ऐसा राइट है या ऐसी ऑब्लिगेशन है जिसमें ज्वाइंट अरेंजमेंट की असेट को डायरेक्ट एक्सेस कर पाए या लाइबिलिटी को लेके उनके ऊपर डायरेक्ट ऑब्लिगेशन आए, ठीक। तो ज्वाइंट वेंचर क्लासीफाई हो जाएगा, आप ये लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे ये ज्वाइंट वेंचर क्लासीफाई हो गया, इसलिए हम क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 28 हम इक्विटी मेथड लगाएंगे, इंड AS 28 के अकॉर्डिंग। आप एक काम करेंगे, एक बार ना इसका कंप्लीट आंसर रीड भी कर लेंगे, ठीक। समराइज वे में मैंने आपको यहाँ पे सारा आंसर बता दिया है, और आपने लिखना अपनी लैंग्वेज में ही है, जैसे मैंने आपको बताया आपने उस हिसाब से लिखना है। बस एक बार आप क्या करेंगे, सिंपल रीडिंग कर लेंगे आंसर की। इसके अलावा इस MTP में जितने भी क्वेश्चन है
वो सारे सारे डुप्लीकेट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैंने या तो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में कवर करा लिए हैं या ऑलरेडी जो मैंने आरटीपी एमटीपी शेयर कर रखे उनमें वो क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। चलिए आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने क्या करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो का लिंक ना सब दोस्तों के साथ सब ग्रुप में शेयर करना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।